हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी का सेट बी। 30 क्वेश्चंस का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है एंड 30 क्वेश्चन ये। एंड एज आई प्रोमिस्ड टोटल 60 क्वेश्चंस ही मैं कवर करवाऊंगा एंड इसमें से ही आपका पूरा पेपर बनेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सप्लेन द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अच्छी क्वालिटी के गुड्स फेयर प्राइस पे प्रोवाइड करवाना, और जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलना चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट उनको करना है एंड रिसोर्सेज को केयरफुली उनको यूज करना है। राइट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के दो एलिमेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड देन क्लियर ऑथोरिटी। मीन्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप वहां पे स्टेब्लिश किया जाता है फॉर बेटर रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, वो बहुत जल्दी फैलती है एंड ये लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं चेंज के प्रति। मतलब ये कोई भी चेंज होता है तो उसको जल्दी से अडोप्ट नहीं कर पाते, उसका अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट में ये खड़े हो जाते हैं। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। सो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है? यहाँ पर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, लाइक बोनस, प्रमोशन एंड प्रेज की जाती है, प्रशंसा की जाती है लोगों की। वेरेज नेगेटिव मोटिवेशन में लोगों को डर दिखाया जाता है कि भैया आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपका वेज कट हो जाएगा या आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। पॉजिटिव मोटिवेशन की वजह से लोगों का जो मोरल है वो इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है, एनहेंस होता है, जबकि नेगेटिव मोटिवेशन की वजह से लोगों में स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। व्हाट आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया टॉप लेवल में कौन आ रहा है, मिडिल लेवल में कौन आ रहा है, लोअर लेवल में कौन आ रहा है। तो टॉप लेवल में हो गए बोर्ड के सारे एग्जीक्यूटिव्स एंड देन सीईओ। मिडिल लेवल में हो गए मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट हेड। लोअर में हो गए आपके सुपरवाइजर एंड फोरमैन। व्हाट इज मीन बाय सुपरविजन? सुपरविजन का मतलब क्या है कि भैया निगरानी रखना, छोटी सी बात है। सुपरविजन मीन्स गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग वर्कर्स एट ऑपरेशनल लेवल। उन पर नजर रखी जाती है एंड ये इंश्योर किया जाता है कि जो काम है वो सही से कंप्लीट हो जाए। कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या खत्म करेंगे सुपरवाइजर, एंड उनके बीच में जो वर्कर्स, उनके बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो टारगेट से डेली के उनको अचीव किया जा सके। व्हाट इज मेन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या मतलब होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको काम असाइन करना एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और उनको थोड़ी सी अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। इट इंक्लूड्स अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये डेलीगेशन ऑफ वर्क या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तीन चीजें हैं डेलीगेशन के, इनको आप इनके नाम आपको याद रखना है। इट रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। तो जो एक्चुअल उनका काम है उसको वो कर पाएंगे और उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है डेलीगेशन। व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट क्या है? दूसरे लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है। किस तरह से करवाएंगे? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करके। इसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन मींस इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स, मतलब सभी लोगों के जो काम है उनको एक जगह इकट्ठा करना। और विदाउट कोऑर्डिनेशन क्या होगा? सारी जो एक्टिविटीज रहेगी वो बिखरी बिखरी हो जाएगी, स्केटर्ड हो जाएगी। एंड इट इज नीडेड एट एवरी लेवल। सभी लोगों का जो काम करने का तरीका है या एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगी और वो इजीली गोल्स अचीव कर पाएगी। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको टाइम पे नहीं कर पाना फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आता है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गए, लोन के पेमेंट हो गए। हाई डेट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपका डेट ज्यादा है और आपके पास में रेवेन्यू या आपकी इनकम के सोर्सेज कम है तो ये फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज करता है। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? वो वाला पैसा जो लॉन्ग टर्म के असेट्स को परचेस करने में यूज किया गया है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर, इनको कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। दीज असेट्स आर यूज फॉर मेनी ईयर्स, मतलब लंबे समय तक इनको हम लोग यूज करते हैं एंड इनकी वजह से प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। टू फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में हेल्प करता है। मतलब फर्स्ट थिंग, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और दूसरा पैसा कहाँ से लेना है। तो आप अगर चाहें इसको तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, तो इसको पहला लिख लेना, इसको दूसरा लिख लेना। व्हाट इज मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या होता है? एक सिंबल है, डिजाइन है, मार्क है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाकी दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इजीली। हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
ये प्रोडक्ट के रिकग्निशन में, कस्टमर लॉयल्टी में एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग से क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसका कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है वो भी पता चल जाता है। हेल्थ इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रमोशन, तो पैकेजिंग को देख के ही छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो पता चल जाता है उनको, भैया डेयरी मिल्क खाना है हमको, उनको पता ही नहीं डेयरी मिल्क क्या है, बट पैकेजिंग का कमाल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स नीड, मतलब सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको सेटिस्फाई करेंगे, कैसे, जो प्रोडक्ट उनको चाहिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के एट अ स्पेसिफिक प्राइस और राइट प्लेस एट राइट प्लेस बाय डूइंग राइट प्रमोशन। इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग किसके ऊपर फोकस करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने में ये हेल्प करती है। व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चार चीजें होती है। तो प्रोडक्ट हो गया आपका, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। प्रोडक्ट में क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांडिंग की बात करेंगे, प्राइस में प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्काउंट्स के बारे में बात करेंगे, प्लेस जो प्रोडक्शन वाली कंडीशन है कहाँ पर हो रही है, कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल क्या क्या रहेंगे, एंड प्रमोशन किस तरह से उसको बाकी कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा एंड उनको किस तरह से एक्टिवेट किया जाएगा या फिर टारगेट किया जाएगा। व्हाट इज मीन बाय टर्म कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन होता है, वो वाला एंड यूजर जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसको कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर को किसके अंदर प्रोडक्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। नेम वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर फोरम, ये पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग डायमेंशंस कौन कौन सी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, इनकम आती है, इन्फ्लेशन आता है, इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, जीडीपी आती है। सोशल में कस्टम्स, ट्रेडिशन, एजुकेशन। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड स्टेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इनोवेशन, ऑटोमेशन एंड डिजिटल चेंजेस। आप एआई बहुत सुन रहे होंगे अभी, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जैसे ट्रम्प ने टेरिफ लगा दिए थे तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। सोशल एनवायरनमेंट लाइक अभी शादियों का माहौल चल रहा है, पीछे हो सकता है आपको गानों की आवाज भी आ रही हो, तो सोने चांदी की भी डिमांड इस टाइम पे बढ़ जाती है। कस्टम से हमारे यहाँ के भैया सोना चांदी देना पड़ता है शादी में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, जैसे अभी एमपीसी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि भैया रेपो रेट को इतना ही फिक्स रखा जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। देन लीगल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू लेबर लॉज, कंज्यूमर टैक्सेशन। नेक्स्ट एक्सप्लेन सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, तो सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना है एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यू, लिटरेसी लेवल, ईटीसी। इट अफेक्ट्स डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, तो सोशल एनवायरनमेंट की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर और डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी जिस तरह की डिमांड करेगी या उनका उठना बैठना रहन सहन जिस तरीके का है उन चीज़ों की ही डिमांड होगी। जैसे बड़े लोगों की शादी हो गई, कई सारे ऐसे रहते हैं जो 25 30 50 7 लाख 100 लाख मतलब खर्च करते थे। अंबानी की शादी हुई तो उनकी डिमांड, उनकी कस्टम्स अलग है। गांव में शादी 25 30 40 हजार 1 लाख रुपए में शादियां हो जाती है, कई सारी छोटी छोटी सम्मेलन हो जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है और उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन की जाएगी, कंज्यूमर का बिहेवियर उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इट अफेक्ट्स लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड बिजनेस फ्रीडम। जैसे आपने एलपीजी सुना को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 91 में ये आए थे। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ये सारी चीजें अच्छी हो गई, तो भारत में बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ था। दोनों एनवायरनमेंट जो रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द बिजनेस, तो दोनों की वजह से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है और थ्रेट भी होता है। अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रम्प टेरिफ का। जैसे ही ट्रम्प जीते थे मार्केट अच्छा हुआ था, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। जब टेरिफ लगाने लगे तो पूरा मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया था। तो दोनों चीजें, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है और थ्रेट्स भी आती है, दोनों एनवायरनमेंट की वजह से, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। कई सारे लोगों ने चांदी को 1.5 लाख 2 लाख रुपए के भाव पे भी खरीद लिया जब 60 70 पे थी, जब कोई नहीं खरीद रहे थे।
और जैसे ही 4,20,000 पे पहुंचे तो और लोग कि अभी हम भी खरीद लेते हैं, हम भी खरीद लेते हैं, और जब गिरने लगी तो सब बेचने लग गए। तो कई सारी चीजें रहती है, कई सारे इन्वायरमेंट रहते हैं जिनके ऊपर कई सारी चीजें डिपेंडेंट होती है बिजनेस में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, भैया काम क्या करना है। देन हम लोग प्रीमाइसेस सेट करेंगे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास में हैं उन सब में से एक बेस्ट प्लान को हम लोग चूज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड देन उसका फॉलो अप लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गोल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, जबकि पॉलिसीज जो रहती है वो गाइडलाइंस होती है। ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि व्हाट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है, और पॉलिसीज हमें बताती है कि काम कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स, और पॉलिसीज क्या हो गई, मीन्स हो गए, मतलब ये काम को करने में हेल्प कर देती हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, मीन्स ऑब्जेक्टिव को एक सर्टेन होते हैं भैया, जैसे तुम लोग हो तो तुम्हारा टारगेट होगा भैया 90% बनाने के, 95% बनाने, तो आपके टारगेट स्पेसिफिक है और मेजरेबल है। जबकि पॉलिसीज जो होती हैं वो ब्रॉड इन नेचर होती है, उनको स्पेसिफिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो भले ये लाइन आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। राइट एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी आदमी को आगे प्रमोट कर देना, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आता है, टाइम बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल होती है। एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर, मतलब सारे के सारे जो एम्प्लॉय है वो फेमिलियर है ऑर्गेनाइजेशन से, तो ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। इट एम्प्लॉयज एम्प्लॉय लॉयल्टी, बाकी जो दूसरे कस्टमर्स सॉरी एम्प्लॉयज हैं उनको लगेगा हाँ यार इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो अपना प्रमोशन होने के चांसेस है, तो वो वहीं पे काम करेंगे। राइट एंड इट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में तीन डिफरेंस हमें बताने हैं। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट क्या है, सर्चिंग है एंड अट्रैक्टिंग है कैंडिडेट्स को, मतलब रिक्रूटमेंट में सर्च किया जाता है और कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है, जबकि सिलेक्शन में चूज किया जाता है। तो आप ये वर्ड्स पे ध्यान दें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, आप इतना भी लिख के आएंगे तो चलेगा। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट कम्स फर्स्ट, रिक्रूटमेंट पहले होता है, सिलेक्शन बाद में होता है। रिक्रूटमेंट एम्स एट क्रिएटिंग पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, बहुत सारे एप्लीकेंट्स यहाँ पर आते हैं, जबकि सिलेक्शन में क्या होता है, मोस्ट सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब ये नहीं कि हर कहीं हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं, फोकस्ड होता है काम, अचीवमेंट अचीव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को। ग्रुप एक्टिविटी है, सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक अकेला बंदा बोलता है भैया मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, किसको मैनेज कर रहा है पता नहीं, तो वैसा नहीं होता है। ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप जितनी भी मैनेजमेंट के फंक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मैनेजमेंट में कर लिया 15 दिन नहीं करेंगे, जैसे पढ़ाई को आप बोलते हैं कि अभी क्या करना पढ़ाई करके एग्जाम में पढ़ लेंगे, वैसा नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। डायनेमिक फंक्शन है, ये एनवायरनमेंट के बेसिस पे चेंज और सिचुएशन के बेसिस पे चेंज होता रहता है। इनटेंजिबल फोर्स है, इसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मीन्स फील कर सकते हैं बस। एंड रिजल्ट्स आर विजिबल, मतलब जो इम्पैक्ट आता है वो विजिबल है, लेकिन इनको देख हम नहीं सकते। मल्टी डायमेंशनल है, इट मैनेजेस वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, तो सभी जगह ये इम्प्लीमेंट होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस एक्सप्लेन, मतलब सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, अगर कुछ नहीं मिलता तो एग्जामिनर इसको उठाकर डाल देते हैं। एज ए साइंस इसमें क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, प्रिंसिपल्स है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, एंड मैनेजर्स यूज प्लानिंग बजटिंग एनालिसिस लॉजिकली। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से मिलते जुलते, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, थंब रूल जैसी बातें हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे उतनी रिजिडिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, तो वो वाली सारी चीजें जहाँ पे प्रिंसिपल है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, उसको साइंस कहा जाता है। आर्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, देखो मैनेजमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और जितनी भी सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट हो या साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो सब आर्ट में हो जाएगी, बिकॉज हर एक आदमी को डील करने के तरीके अलग अलग होते हैं।
वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किसको कैसे टोपी पहनानी है। इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स लाइक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हर एक मैनेजर जो है वो अपने नॉलेज को अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से यूज करता है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी, ये लाइन आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी प्योरली साइंस बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनसर्टेन, एंड इट कैन नॉट बी प्योरली आर्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ना तो ये पूरी तरीके से साइंस है, ना ही ये पूरी तरीके से आर्ट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, साइंस का भी और आर्ट का भी, मेकिंग इट प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल इन रियल लाइफ कंडीशंस। और इसी की वजह से ये रियल लाइफ सिचुएशन में इसको हम लोग यूज कर पाते हैं। हाउ मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पर स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, एंड जो कहाँ पे सिखाई जाती है, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज में। इसमें स्किल्स, ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल मैनेजर्स फॉलो इथिकल प्रिंसिपल्स, मीन्स कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट है, उनको उस तरह से काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन है। इनकी एसोसिएशन भी है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, एंड ये क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है कि आपको किस तरह से काम करना है। हाउएवर मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रोफेशन लाइक मेडिसिन बिकॉज देयर इज नो कंपल्सरी मेंबरशिप और फिक्स्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल मैनेजर्स। मतलब जो डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, सीए हो गए, ये एक कंप्लीट प्रोफेशन है, मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है वो स्पेसिफिक नहीं है। स्टिल इट इज रेपिडली डेवलपिंग एज ए profession due to increasing importance of professional education and managerial स्किल्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी हो सकता है, आप में से भी आगे जाके कोई बच्चा बीबीए एमबीए करेगा, हो सकता है अच्छे आईआईएम में सिलेक्ट हो जाओ आप लोग। डू यू थिंक द मैनेजमेंट हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, तो क्या मैनेजमेंट में सेम क्वेश्चन, मतलब अभी जो हमने 27 क्वेश्चन किया उसमें कई क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इनको गौर से देखिएगा कि स्टेटमेंट आपको दे देंगे एंड उसके रीजन पूछ लेंगे, बिकॉज बुक में तो सारे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देके रखे हुए, वैसा नहीं पूछा जाएगा इस बार आपके पेपर में। मैनेजमेंट हैज मेनी फीचर्स ऑफ प्रोफेशन सच एज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एथिकल वैल्यूज। इट ऑल्सो हैज प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक AIMA। तो ये सारी चीजें उसके अंदर है, बट ये कुछ कंडीशंस जो है उनको सेटिस्फाई नहीं करती हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको कंप्लीट प्रोफेशन हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है टू बिकम अ मैनेजर, मतलब ऐसा नहीं भाई MBA चाहिए, सही, कोई बिना MBA के भी मैनेजर बन जाता है। मेंबरशिप इन एसोसिएशन इज नॉट मैंडेटरी। तो AIMA में जो मेंबरशिप है वो एसोसिएशन की मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है सभी मैनेजर्स के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या कंप्लीट प्रोफेशन है। व्हाट इज द डिविजनल स्ट्रक्चर, डिस्कस इट्स एडवांटेज। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, सर्विसेज, रीजन और मार्केट। ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन में कट कर दिया और डिवीजन को फिर उसके अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है, डिसीजन फटाफट दिए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बिकॉज मार्केट के नीड्स के हिसाब से ये लोग अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। बेटर अकाउंटेबिलिटी, हर एक डिवीजन को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है कि भाई इसका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, या कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग या फिर रीजन के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिससे इनकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, तो लार्ज में लगता है, एंड फंक्शनल आपका स्मॉल में लगेगा। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई कितना उनको वर्किंग कैपिटल चाहिएगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कितने होने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ी फर्म में ज़्यादा चाहिएगा, छोटी फर्म में कम चाहिएगा। बिजनेस साइकिल, अगर चीज़ें बूम का कंडीशन है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो पैसा ज़्यादा लगेगा। रेसेशन है, मंदी का टाइम है, लोग बाग डिमांड नहीं कर रहे तो यहाँ पे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्रेडिट पॉलिसी, अगर माल उधारी में बेचा जा रहा है 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, उधारी में माल नहीं बेच रहे हैं तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए।
इन्वेंट्री टर्नओवर, स्लो इन्वेंट्री टर्नओवर है तो इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर सीजनल अवेलेबिलिटी है तो स्टॉक बढ़ा के रखना पड़ेगा तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए। 12 ही महीना अवेलेबल रहता है तो स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सो फटाफट हम लोगों ने ये सारे 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप इनको अच्छे से देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए या आप चाहते हैं कि और कुछ कंटेंट आपको चाहिए, ड्रॉप में कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड को वो मैं पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लिख के आइएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो दोस्तों के साथ में, उनके भी नंबर अच्छे हो जाएंगे थोड़े। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।